नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की, और टॉपिक जो चल रहा है हमारा वो है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में हम पढ़ रहे हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन जो प्रशासन है उसके बारे में। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इनका प्रशासन किस तरीके से काम करता था, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, इसको हमने देखा था। और फिर मैंने आपको से बताया था कि कुल जो है 26 प्रकार के जो है इसमें अध्यक्षों की बात की गई थी, ठीक है। तो उनको एक बार आप देख लो, टोटल जो 26 अध्यक्ष हैं इनमें कौन सा क्या है, हो सकता है पेपर में पीसीएस वगैरह में पूछ लेता है। तो देखो, कुछ मैंने आपको बताए थे, जैसे पणयाध्यक्ष वाणिज्य का प्रभाव, मतलब वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष है, सूराध्यक्ष है, इनको पढ़ लेना एक बार। सूनाध्यक्ष है, गणकाध्यक्ष है, सीताध्यक्ष है, ये खेती से जुड़ा हुआ है। अकराध्यक्ष है खान विभाग का, कुपयाध्यक्ष है वनों का अध्यक्ष, ठीक है। शुल्काध्यक्ष है व्यापार वाला, सूत्राध्यक्ष है कताई बुनाई, लोहाध्यक्ष धातु वाला, लक्षणाध्यक्ष टकसाल वाला, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग, तो इनको एक बार पढ़ लेना। देवताध्यक्ष है धार्मिक संस्था, पौतवाध्यक्ष है भार माप वाला, अश्वाध्यक्ष घोड़ा, हस्ताध्यक्ष हाथी, सुवर्णाध्यक्ष सोना, अक्षपटलाध्यक्ष महालेखाकार, ठीक है। ये सब देख लो, ठीक है। ये सब एक बार आप लोग पढ़ लो, इन्हें बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, वीडियो पॉज करके इनको एक बार पढ़ लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय प्रशासन भी हमने देख लिया किस तरीके से काम करता था। आज हम इसमें देखेंगे नगर प्रशासन। देखिए मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने अपने नगरों को भी बेहतर ढंग से प्रशासित किया, ठीक है। हालांकि अगर हम इसके स्रोत की बात करें कि नगर प्रशासन की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो नगर प्रशासन की जानकारी केवल और केवल इंडिका से मिलती है। मैं आपको बता दूं, यानी अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन का इतना कोई महत्व उसमें नहीं दिया गया है, या उसको इतना मेंशन वहाँ नहीं किया गया है। तो नगर प्रशासन की जो जानकारी है वो केवल और केवल हमें कहाँ से मिलती है, वो मिलती है मेगास्थनीज की इंडिका से। और मेगास्थनीज की इंडिका में जिस नगर के प्रशासन को बताया गया है, वो नगर भी मैं आपको बता दूं कि किस नगर की उन्होंने बात की है मेगास्थनीज ने, वो है पाटलिपुत्र। तो ये बिल्कुल आपसे पूछ सकता है कि बताइए मेगास्थनीज की इंडिका में किस नगर के प्रशासन को दर्शाया गया है, या किस नगर के प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो आप आंसर करेंगे पाटलिपुत्र, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि नगर का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है, नगर का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था उसको बोलते थे एस्ट्रोनोमोई। लिख देता हूं यहां पे, एस्ट्रोनोमोई वो अधिकारी होता था जो कि नगर के प्रशासन को संभालता था। और नगर के प्रशासन के लिए 6 प्रकार की समितियां थीं। और कौन कौन सी समितियां थीं, एक एक करके देख लेते हैं। जो पहली समिति थी साथियों, उसका काम था उद्योगों का निरीक्षण करना, ठीक है। जो सबसे पहली समिति है वो उसका काम क्या है, उद्योगों का नियंत्रण करना, ठीक है। दूसरी जो समिति है इसका काम है विदेशों से आए व्यक्तियों पर निगाह रखना। ये बेसिकली विदेश समिति थी। इसका काम होता था विदेशियों के रहने खाने तथा उनकी सारी गतिविधियों पर नज़र रखना। तीसरी जो समिति थी इसका नाम था जनसंख्या समिति। इसका काम था जनसंख्या, जन्म तथा मृत्यु का रजिस्टर तैयार करना, बेसिकली जनगणना करना। चौथी जो समिति थी इसको बोलते थे उद्योग व्यापार समिति। इसका काम था उद्योग व्यापार की व्यवस्था करना। पांचवी जो समिति थी, ठीक है, इसको बोलते थे वस्तु निरीक्षक समिति। इसका काम था क्रय विक्रय आदि की व्यवस्था करना। और जो छठी समिति थी साथियों, ये बिक्री यहाँ पे गलत हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, ये नहीं थी। जो छठी समिति थी साथियों वो थी कर निरीक्षक समिति, ठीक है। इसका काम क्या था, इसका काम था विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले करों को इकट्ठा करना तथा करों की चोरी को रोकना। तो ये था बेसिकली कर विभाग, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मौर्य काल में करों को लेकर के इतना ज़्यादा नियम सख्त था
कि जो लोग कर की चोरी करते थे उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। तो आप सोचो टैक्स कैसे लोग जमा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ये लोग काम कर रहे थे। आगे देखते हैं न्याय प्रशासन को भी जरा देख ही लो थोड़ा सा। चलिए न्याय प्रशासन की बात करें अगर, तो मौर्य काल में विभिन्न किस्म के मामलों के लिए अलग अलग न्यायों की व्यवस्था की गई थी। ग्राम न्यायालय सबसे निम्न स्तर का न्यायालय होता था, ठीक है। तो इस तरीके से चलता था इनका जो न्याय प्रशासन है। अच्छा, न्याय प्रशासन में दो अधिकारी महत्वपूर्ण हैं जो इसमें नहीं लिखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। जो दो प्रकार के न्यायालय होते थे, जैसे आज दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, पहले होते हैं दीवानी, दूसरे होते हैं फौजदारी। दीवानी मामलों में वो मामले जाते हैं जो लड़ाई दंगा जो जमीन जायदाद रुपया पैसा से जुड़े हुए होते हैं वो दीवानी में जाते हैं, और जो लड़ाई दंगा हत्या लूट डकैती से जो जुड़े हुए होते हैं वो सब फौजदारी में जाते हैं। तो इनके लिए भी यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था थी। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, दो प्रकार के कोर्ट होते थे, ठीक है। पहला होता था धर्मस्थीय। धर्मस्थीय नाम का जो कोर्ट होता था साथियों, ये दीवानी कोर्ट था। यानी अगर आपका रुपया पैसा जमीन जायदाद से संबंधित कोई मामला है तो कहाँ जाएगा, धर्मस्थीय में जाएगा, ठीक है। दूसरा जो कोर्ट था उसका नाम भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। दूसरा जो कोर्ट होता था उसका नाम था कंटक शोधन। ये जो कंटक शोधन नाम का कोर्ट होता था ये फौजदारी मामलों की देखभाल किया करता था, ये फौजदारी मामले देखता था, ठीक है। इस तरीके से दो प्रकार के यहाँ पर कोर्ट होते थे। सैन्य प्रशासन में अगर हम देखें तो देख सकते हैं यहाँ पर आप, मौर्य काल में साम्राज्य विस्तार का एक प्रमुख कारण जो मौर्य काल का जो मौर्य साम्राज्य जो इतना बड़ा था उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन था कि उनके पास एक व्यवस्थित सेना थी। मौर्य काल में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, गज सेना यानी हाथियों की सेना, रथ सेना तथा नौसेना प्रमुख थी। ये सेनाएं किसी भी दिशा में राज्य की सुरक्षा करने में सक्षम थी। सैन्य प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी को अंतपाल कहा जाता था। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है ये, अंतपाल, ठीक है। यूनानी लेखक ने अपनी पुस्तक में मौर्यकालीन सेवा का वर्णन किया है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सेना, 50,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ सवार सैनिक थे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं ये कुछ समितियां। चलिए समितियों में पहली समिति हमारे पास जल सेना की व्यवस्था करने वाली, दूसरी समिति है यातायात तथा रसद की व्यवस्था करने वाली, तीसरी समिति है पैदल सैनिकों की देखरेख करने वाली, चौथी समिति है अश्वारोहियों की देखरेख करने वाली जो इनकी घुड़सवार सेना है उसके बारे में, पंचम समिति है गज सेना की देखरेख करने वाली, और छठी समिति है रथ सेना की देखरेख करने वाली। तो टोटल 6 समितियां जो है इसका काम संभालते थे, ठीक है। आगे हम देखें तो आगे है गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है। ये किस तरीके से इनका इंटेलिजेंस सिस्टम काम करता था। तो मौर्य काल में सर्वप्रथम गुप्तचरों को बड़े पैमाने पर नियुक्त किया गया। राज्य को आंतरिक विद्रोह तथा बाहरी आक्रमण से बचाने में गुप्तचरों की प्रमुख भूमिका थी। ये राज्य को सुरक्षा संबंधी सूचनाएं प्रदान करते थे, जैसे आज भी होता है वैसे ही। गौरतलब है कि इस काल में स्त्रियां भी इस कार्य को करती थी, यानी जो गुप्तचर होते थे पुरुष के अलावा स्त्रियां भी होती थी। मौर्य काल में 2 प्रकार की संस्थाएं होती थी, एक का नाम है संस्था, दूसरा नाम है संचारा। ये 2 गुप्तचर संस्थाएं थी। संस्था एक जगह रहकर काम करते थे और संचारा जो होते थे वो चलायमान जो है गुप्तचर लोग होते थे जो चलते रहते थे और राज्य के अलग अलग स्थानों पर घूम करके जानकारी इकट्ठी करते थे। और अगर हम देखें राजस्व प्रशासन में आ जाए अगर, तो मौर्यों की जो राज की मुद्रा है ये है पण। ध्यान रखना, इसे कहीं पण कहते हैं या फिर पेपर में कारशा पण नाम से भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। कर्मचारियों को इसी मुद्रा में वेतन दिया जाता था, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया है। मौर्य काल में आय का प्रमुख स्रोत कृषि तथा अन्य भूमि करों से प्राप्त होने वाला राजस्व था। मौर्य काल में दुर्ग, राष्ट्र, सेतु, वज्र, सीता, प्रणय, हिरनी कुछ गांव द्वारा इकट्ठे दिए जाने वाले कर थे। वर्तनी तथा पिंडकर राजस्व के एक प्रमुख स्रोत थे, ठीक है। इसमें जो सीता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी हमें देखने को मिलेगा। देखो जरा, कृषि योग्य भूमि पर कुल उत्पादन का 1/4 या 1/6 भाग भू राजस्व या लगान के रूप में वसूल किया जाता था। कई क्षेत्रों में राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती थी। ऐसे क्षेत्रों में फसल का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। बेसिकली जो कर की दर थी वो 1/4 थी, लेकिन अगर किसी जगह पे राज्य जो है सिंचाई दे रहा है तो वहां पर लगेगा 1/3। ध्यान रखना।
अच्छा, कुछ करों के नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको आप देख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है यहाँ पर प्रणय, ये क्या है? ये है संकट के समय लोगों से वसूले जाने वाला कर। दूसरा है विष्टि, ये है बधुआ मजदूरी। तीसरा है उत्संग, राजा को दिए जाने वाला उपहार। बलि क्या है? धार्मिक कर है। हिरण्य क्या है? नगद कर है। इनको पढ़ लो। रज्जु क्या है? भूमि माप के समय दिए जाने वाला कर। चोर रज्जु पहरेदार कर। विविध चारण कर। कौष्टयक सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर कर। वर्तनी आयात कर। ठीक है, ये सब देख लो। दुर्ग जो है ये है। अच्छा, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। सीता, सीता क्या है? सीता कई बार पेपर में आ चुकी है। सीता है साथियों राजकीय भूमि से होने वाली आय, इसको कहते हैं हम लोग सीता। और हिरण्य क्या है साथियों? हिरण्य है नगद राजस्व। ठीक, तो ये है इसके प्रमुख कर जो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर कर हैं जिनके नाम आप देख लो, सिंपल सिंपल से हैं। ठीक है, अतिवाहिका कर है, गुलामदेही कर है, आयात कर है। आयात कर वस्तु के मूल्य के 1/5 भाग पर लगाया जाता था। ठीक है, हाँ। और फिर है मूशिका कर, जो प्लेग के दौरान लगने वाला कर हुआ करता था। तो ये हैं सारे के सारे कर, और इसी के साथ हमारा मौर्यन एम्पायर समाप्त होता है। ठीक है, ये हुआ आज का हमारा वीडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।